नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए बाल कवि बैरागी द्वारा लिखित एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मनोहार भाभी। तो कहानी सुनते हैं, आइए। मनोहार भाभी। राम जाने मैंने कब मनोहार भाभी से कह दिया था कि आप पर मैं एक अच्छी कहानी लिखूंगा भाभी। मेरी इस बात को जब जब भाभी मिलती तब तब याद दिलाती, पूछती कब लिख रहे हो। फिर एक कदम और आगे बढ़कर वे नटखट मुस्कान के साथ कहती, उस दिन तो कह रहे थे कि भाभी आप हो तो कविता के लायक, पर चलिए आप भी क्या याद करेंगी, आप पर मैं कम से कम एक कहानी जरूर लिख दूंगा। भाभी जब भी यह बात याद दिलाती तब मुझे अपने वे दिन याद पड़ते थे जबकि वाकई भाभी कविता के लायक हुआ करती थी। वैसे देखो तो मनोहर भाभी आज भी कविता के लायक सूरज शक्ल और मनोलोक रखती है, पर समय के साथ साथ उनके चेहरे पर से कविता कहीं गुम होती लग रही है। अब वे सचमुच कहानी के लायक दिनों दिन उभर रही हैं। नाक नक्श, शरीर की गोलाइयां, जिस्म के कटाव और सबसे ऊपर उनकी खनखनाती हंसी, यानी कि भाभी बस भाभी ही है। पता नहीं भैया ने उनका नाम मनोहार क्यों रख दिया। एक जमाना रहा होगा जब भैया से भाभी ने तरह तरह की मनोहारें करवाई होंगी। ठसका आज भी भाभी का वही है। अगर जिद पर आ जाए तो बस फिर सामने भगवान ही क्यों न खड़े हों, वे अपनी बात पर टस से मस नहीं होंगी। बेशक ऐसा कभी कभार ही होता है। दिल उनका खुला और बातचीत में बोलने में अदा कुछ इस तरह की कि अनजाना आदमी भी कह बैठे, मनोहर भाभी एक बार और कह दो ना इसी बात को। चुहल करने में भाभी कभी पीछे नहीं रही, पर भैया की लगाम इतनी कसकर खींचे हुए हैं कि मजाल कहीं परिंदा भी इस पर मान जाए। भैया अक्सर लुक छिपकर एक हाथ चौका या छक्का इधर उधर मारने के लिए बल्ला उठाते भर हैं कि मनोहर भाभी का दिल विशेष तौर से धड़कने लगता है। वे समझ जाती हैं कि ये अब अपना खेल खेलेंगे। बस शुरू हो जाती है। भैया की सारी बैटिंग धरी रह जाती है। इस खेल में बॉलिंग करने वाली का नाम मनोहर भाभी डंके की चोट चिंगाड़ कर बता देती है। कभी कभी दीवारों को चीरती हुई भाभी की तल्ख आवाज भैया की बैठक तक आ जाती है। हिन हिनाने की कोशिश मत करो, कुर्ते के रंग से ही जान जाती हूँ कि आज आप किस कनेर का फूल तोड़ने चले हो। और भैया बस जहाँ के तहाँ हथियार डाल देते हैं। जब मेरी 1 दर्जन से ज्यादा कहानियां यहाँ वहाँ छप गई और मनोहर भाभी को उनमें कहीं भी अपने व्यक्तित्व का आभास नहीं हुआ तो बस वे झल्ला पड़ी। अपने कामकाज में लगा मैं जब उनके यहाँ आने जाने में देरी करने लगा तो भाभी ने डाकिये का सहारा लिया। अक्सर 2-4 दिन में ही उनका एक न एक खत मिल जाता। पहले पहले तो वे लिफाफे देखती, 2-4 लिफाफों के बाद वे अंतर्देशीय पत्र पर उतर आई। और इन दिनों तो उन्होंने बिल्कुल पोस्टकार्ड लिखने शुरू कर दिए, एकदम खुले, जिसे विदेशी भाषा में कहें कि नेकेड पोस्टकार्ड और अपनी बोली में कहें कि नंगे कारट। कुशल क्षेम के बाद भाभी का यही आग्रह कि इतना छपते छपाते हो, अपना वादा कब याद करोगे, वचन भंग के दोषी हो जाओगे तो नरक में जाओगे। मैं सब समझती हूँ कि तुम्हारी उस कहानी में कौन चुड़ैल खिलखिला रही थी। उठाओ कलम और इस बार लिखो अपनी मनोहर भाभी पर बढ़िया सी कहानी। हालत मेरी ये बनी कि इधर वाले दिनों में जो ही मुझे पोस्टमैन नजर आता कि मैं बस सिहरसर जाता। हो न हो इस पुलंदे में मनोहर भाभी का खत जरूर होगा। मेरा अनुमान शायद ही कभी गलत निकला हो। परेशानी तो मुझे तब होती जब चिट्ठियां देते समय यदा कदा पोस्टमैन मुस्कुराकर कहता, लीजिए सर आपकी डाक। अपराध बोध से भरा हुआ मेरा मन मेरे कान में चुपचाप फुसफुसा देता, हो न हो भाभी का खत इस लफंगे ने पढ़ लिया दिखता है, वरना यह इस तरह मुस्कुराता क्यों। महीने में 10-12 दिनों का यह सिलसिला हो चला था। कभी कभी मैंने सोचा भी कि पोस्टमैन से पूछूं कि भाई तुम खुले खत पढ़ते क्यों हो, पर फिर दूसरा डर लग जाता कि कहीं यह मना कर दे और कोई ऐसा जवाब दे बैठे कि रोमांच का रंग ही बदल जाए। इस चक्कर में पोस्टमैन को मैंने 2-1 बार चाय पीने का आग्रह किया, उसने मना कर दिया। गर्मियों को देखते हुए उससे ठंडे पानी का पूछा, वह टाल गया। किसी त्योहार पर मिठाई की प्लेट थमाने की गर्ज से रोका, वह खिसक लिया। जाते जाते कह गया, सर यह सब हमारी नौकरी के नियमों के खिलाफ है, धन्यवाद। आज फिर मनोहर भाभी का वैसा ही खत आया है।
मैंने मन ही मन अपनी सरस्वती माता को याद किया और 2-1 दिनों के लिए जरूरी कपड़े सूटकेस में रखे और चल दिया भैया के शहर को। तय कर लिया था कि इस यात्रा में मनोहर भाभी का यह कर्ज उतार कर ही लौटूंगा। वही हुआ जिसका मुझे अनुमान था। भाभी ने मुझे हाथों हाथ लिया। भैया बहुत खुश हुए। बच्चे अपने चाचा को सामने पाकर बाग बाग हो गए। सारा घर एक नई चहल पहल और धमा चौकड़ी से भर गया। ऐसा लगा भैया ने भुजाओं में भर लिया। उनका भाई एक नवोदित लोकप्रिय कहानीकार जो बन चला था। भाभी ने फफ्ती कसी, हाय बाहे तो मेरे पास भी है, पर कसावट शायद आपसे हटकर है, इसलिए सोचती हूँ कि आप इन प्रख्यात कहानीकार जी को छोड़ो तो मैं भी नहीं इतने दिनों तक मेरे खतों का जवाब नहीं देने और आज तक अपना वादा पूरा नहीं करने की जरा सी सजा दे दूं। और भाभी की खिलखिलाहट से सारा माहौल भर गया। आसपास से पड़ोसी भी दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। वे अपने प्रिय कहानीकार को एक नई नजर से देख रहे थे। भाभी ने मुझे सादर बैठाया और करीब करीब अवाक कर दिया जब चाय की ट्रे में वे चाय के बदले एक फाउंटेन पेन, कोरे कागजों को कसे हुए लिखने की दस्ती और टिकट लगा एक लंबा लिफाफा रखकर मेरे सामने नटखट अंदाज में खड़ी हो गई। मैंने पूछने की कोशिश की, भाभी ये क्या? वे पूरी अल्लड़ता के साथ बोली, कोरे कागज लिखने के काम आते हैं, कलम से लिखा जाता है। लिफाफे पर उस अखबार का पता लिखना होगा जिसको कि आप मुझ पर लिखी कहानी पोस्ट करेंगे और डाक टिकट लगा हुआ है। लेखक महोदय, आज की रात है और आप है, सुबह तक कहानी तैयार हो जानी चाहिए, वरना ये तो भला भैया का जो बीज बचाव पर आ गए, वरना भाभी न जाने क्या सजा तजवीज किए बैठी थी। मैंने यह कहकर पीछा छुड़ाया कि भाभी मेरी ये यात्रा है इस निमित्त, मैं अपनी मनोहर भाभी पर इस बार कहानी लिखे बिना नहीं जाऊंगा। भैया से खूब गपशप हुई, बच्चों से खूब चोंचे लड़ी और भाभी ने न जाने कहाँ का न जाने क्या क्या पुराण पोथा सुना। थका मांदा था ही, सारी रात जमकर सोया। सुबह जब नींद खुली तो आकाश में धुंध सी थी। भाभी बहुत पहले उठ गई होंगी ऐसा अंदाज आसानी से लगाया जा सकता था। भैया अपनी बैठक में कुछ डाक वाक निपटा रहे थे। बच्चे सोए हुए थे। शायद भैया की चाय हो चुकी थी, पर भाभी खिड़की में से बाहर झांककर हल्के से सुरों में कुछ बुदबुदा रही थी। मैंने कुल्ला वगैरह करके भैया के कमरे में बैठकर चाय पीने का उपक्रम किया। भाभी चाय का प्याला हाथ में लेकर बड़बड़ाती हुई ही भीतर आई। मैंने कहा, राम का नाम लो भाभी, अभी तो सवेरा भी नहीं हुआ और आप है कि। और मुझे लगा कि मैंने भाभी की किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। झल्ला कर करीब करीब खींचते हुए बोली, दिन भर में पता चल जाएगा कि कहाँ सांसें ले रहे हो। शाम को पधारे थे और रात को आराम से सो गए। अब सारे दिन देखना इस नरक को। लाख बार समझाया था इन महाराज को कि मत बनाओ मकान, यहाँ पास वाले शहर में बना लेंगे, पर बाप दादा की जमीन और पुरखों का बखान, मर गई मैं तो। मेरा बस चले तो इस मकान को आज इसी वक्त बेच दूं, पर कोई मरा इसे लेने की हिम्मत भी तो नहीं करता। किसके पास है आज इतना नंबर 1 का रुपया जो इस मकान को खरीद ले, और खरीदे भी तो करेगा क्या? मैं अचकचा कर देखने लगा कि आखिर बात क्या है। भैया मुस्कुरा रहे थे। भाभी थी कि बोले जा रही थी। अब देखो, दिन निकला नहीं कि ये गांव भर के ट्रैक्टर वाले इसी रास्ते से अपने खेतों को जाएंगे। सामने ही रखा है ये उस नारायण का ट्रैक्टर। वार त्योहार ही स्टार्ट होता है। सारा कुनबा धक्का लगाने के लिए जुटेगा। तरह तरह का हल्ला करेंगे। जाते आते लोग शामिल हो जाएंगे। ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी को लाख तरह की माँ बहन की गालियां देंगे और जब तक स्टार्ट नहीं होगा मेरी जान खाते रहेंगे। जब भी यह लोहे का रावण चालू होगा तो मेरा सारा कमरा डीजल के धुएं से भर जाएगा। रोज कहती हूँ कि नारायण देवता इस रावण को अपनी लंका में ले जाकर धक्का मुक्की करो, पर और बाहर के अल्ले में सचमुच मनोहर भाभी का सुर छटपटाकर खो गया। अभी तो ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ भी नहीं था। मैं चाय का घूंट लूं तब तक भाभी ने खिड़की की दूसरी ओर इशारा किया। देखा कि वहां एक पुरानी खटारा जीप खड़ी है। भाभी कहने लगी, ये इस रावण की भी माँ है। पड़ोसी राठौर साहब ने इसे मेरी जान को लेने के लिए खरीदा है। जिस दिन इसे खरीदा उस दिन राठौरन बाई आई थी मेरे पास। कहती थी, अरे कहती क्या थी, इतरा रही थी बड़ी कि पूरे 65,000 में खरीदी है। दूसरे दिन पता चल गया कि जीप की औकात क्या है। जब ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है तो मोहल्ले वाले इस जीप से कुश्ती लड़ते हैं। अंजर पंजर जगह जगह से बोलते हैं। डीजल मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत टंकी में पड़ा है, वह धक्कों में यहाँ वहां हो जाता होगा। जिस वक्त भी स्टार्ट हो जाती है
धक्का देने वाले लोग बिल्कुल सामने उस भेरू की होटल पर बैठ जाते हैं। सारे मोहल्ले को नारायण और राठौर साहब चाय पिलाते हैं। स्टार ट्रैक्टर और जीप धुआं उड़ाते आधा पौन घंटा घर घर करते ठीक खिड़की के माथे पर खड़े रहते। बताओ भैया। और मुझे लगा कि मनोहर भाभी की बात में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। सारे घर में डीजल का धुआं भर ही गया था। बड़ी सुबह बेरू की होटल पर चाय पीने वाले भाई लोग जिस भाषा में बात कर रहे थे उसके आगे ना तो मेरे कान थे न इस घर के बाल बच्चों के संस्कार। अभी मैंने 2-1 घूंट ही लिए थे। भैया टेबल पर सिर झुकाए शायद कुछ लिखने में लग गए थे। वे बिल्कुल चुप थे, पर भाभी कहाँ चुप रहने वाली थी। फिर शुरू हो गई। मुझे जरा देखो और बता, क्या मैं वही मनोहर हूँ जो तब थी जब इस घर में आई थी? लोग मुझ पर कविताएं लिखते थे। जिस मोहल्ले से निकल जाती वहाँ लोग अपना काम छोड़ छोड़ कर मुझे देखने के लिए बाहर निकल आते थे। यह मकान क्या बनाया, मैं तो बस नरक में फंस गई। न वक्त पर नल चलता है न पानी आता है। सारे रास्ते की धूल पता नहीं किन किन दराजों में से छन छन कर बिस्तर तक में आ जाती है। झाड़ झाड़ कर मैं आधी रह गई हूँ। जो रास्ता नगर पालिका के रिगार्ड में डामर का लिखा हुआ है उसकी कितनी धूल मेरे बच्चे और मेहमान चाय में पीते। आप खुद इस समय क्या पी रहे हैं? क्या आपको स्वाद में धूल नहीं मिलती? और सचमुच में चौंक गया। चाय वाकई रोज की तरह नहीं थी। उसका स्वाद कुछ कसेला सा था जरूर। मेहरबानी थी भाभी की कि पूछ बेटी, एक और बढ़िया सा प्याला बनाने की कोशिश करती हूँ, पहले इसे पी लो। मैं भैया से बात करने का मन बनाकर चाय को सुलटाता रहा। भाभी दूसरी गर्म चाय का प्याला हाथ में लिए 5-1 मिनट में ही आ गई। झरने की तरह उनकी व्यथा झर ही रही थी। बोली, जो जो सूरज चढ़ेगा त्यों त्यों इस नरक की व्यथा और कष्ट भी बढ़ेगा। थोड़ी देर में सत्संग वालों का लाउड स्पीकर ठीक सामने वाले बाड़े में पूरी ताकत से बजेगा। न मैं पूजा पाठ कर सकती हूँ न राम का नाम ही ले सकती हूँ। बच्चों का होमवर्क गया भाड़ में। सत्संग जरा सा थमेगा कि दक्षिण दिशा के गांव से आने वाले स्कूटर, लूना, मोपेड और मोटरसाइकिलों के भनभनाते भन्नाटेदार दौर शुरू हो जाएंगे। 10 आएंगे, 20 जाएंगे। आम रास्ता जो ठहरा, किसको रोको और कौन सुने। सारा दिन ये लोग माथा खाते रहते हैं। 3 बजते बजते मन करता है कि एक आध चाय तसल्ली की पी ले। शाम होने को आई है, पर अभी मक्का के फूले बेचने वाला अपना ठेला लेकर ठीक दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। अरे भाई, तेरा पॉपकॉर्न तेरे फूले बेचना हो तो शांति से बेच, पर सारे मोहल्ले को इकट्ठा करने के लिए अपना टेप रिकॉर्डर तो कलेजा फाड़ आवाज में मत बजा। पर वो भला किसकी सुने? जनता का राज है। सड़क चौराहे किसी के बाप के तो है नहीं। दिन ढले कुछ चैन पड़े तो पड़े, पर तब भी इस छोटे से गांव में कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी के घर होता ही रहता है। खुशी मनाने के अपने अपने ढंग है, ना करो तो भी कितने। सभी के मन का लगाव है, सो न्योते बुलाते आते ही रहते। महीने में 5-7 दिन, आज उसके यहाँ कथा, कल उसके यहाँ जागरण। ये भी हो तो कोई बात नहीं, पर यह सब होता है लाउड स्पीकरों पर। बिना लाउड स्पीकर के न तो पंडित बोल पाता है न भगवान सुन पाता है। गनीमत है कि कल की रात जरा शांति थी और हुसैन का थ्रेशर भी किसी दूसरे मोहल्ले में चल रहा था। पता नहीं आज क्या होगा। और इतना बोलते बोलते मुझे लगा कि मनोहर भाभी की सहजता कुछ लौटने लगी है। वे कुछ हल्की हुई। मैंने सोचा कि हो न हो यह भाभी का रोज का रूटीन है। भैया की चुप्पी और भाभी का सतत बोलते रहना शायद दिनचर्या का सहज हिस्सा है। मैं चाय पीता रहा। तभी किचन में से भाभी की आवाज आई। सुनिए कहानीकार महोदय, आज का सारा दिन इस काएं काएं भाए भाए से आप नजरे चार कर लो, और रात को जब मैं भागवत पढ़ने बैठूं तो मेरे साथ भागवत का एक अध्याय मनोयोग से चुपचाप सुन लो, और उसके बाद चाहे धरती हिले या आकाश फूटे, मुझ पर रात भर में कहानी तैयार हो जानी चाहिए, वरना। और भाभी की आवाज नए सिरे से खांसी में ही खो गई। ट्रैक्टर और जीप का धुआं शायद रसोई घर में घुसकर भाभी को परेशान कर बैठा था। मैंने स्नान ध्यान से खुद को आश्वस्त किया। यहाँ वहाँ के लोग भैया से मिलने आते जाते रहे। हल्का सा नाश्ता किया और दोपहर के भोजन के बाद हम दोनों भाई जरा देर आराम करने के बाद एक मित्र के यहाँ चाय पीने चले गए। भैया का मेरे प्रति प्यार और गौरव इस बार कुछ ज्यादा ही मुखर था। वे इस छोटी सी बस्ती में मुझे जिधर से भी लेकर निकले, उधर ही लोगों ने चाय आदि के लिए हमें रोका। हम लोग इस तरह घूमते घामते शाम की चाय भी भैया के एक मित्र के यहाँ पीने के बाद यही कोई 7-7:30 बजे घर पहुंचे। भाभी शाम के भोजन के तैयारियों में व्यस्त थी। हाथ मुंह धोकर
हम लोग कुछ हल्के हुए। मोहल्ला अपेक्षाकृत कुछ शांत था। भाभी सच्ची कहती थी, सारा दिन घर में रहना वास्तव में एक नरक भोगना था। जनजीवन और कोलाहल का आलम भाभी ने कुछ कम ही बखाना था। दिन में सामने वाली होटल पर मोहल्ले भर के आपसी झगड़े जिस संस्कृति का सृजन करते हैं, उसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि जल्दी ही इस यातना से पीछा छुड़ाकर अपनी दुनिया में लौट जाऊं। भाभी ने खाना लगाया। भैया की जिद थी कि पहले बच्चे को खाना खिला दिया जाए, फिर हम तीनों साथ ही खाएंगे। भाभी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने बच्चों को पहले खाना खिला दिया, उनको उनका होमवर्क करने का निर्देश दिया और हम तीनों की थाली लगाकर वे भी हमारे साथ ही खाना खाने बैठ गई। मनोहर भाभी के चेहरे पर इस समय गृह लक्ष्मी वाली रौनक थी, जैसा कि हमेशा हुआ है। खाना आज भी बहुत स्वादिष्ट था। आधा खाना होते होते भैया ने कहा, मनोहर, तुम्हारे कहानीकार देवर का आना शुभ हुआ, मुबारक हो। भाभी तो चौंकी ही, मैं भी चौंक पड़ा। एक ही पल में मैंने सारे दिन की दिनचर्या को जांचा परखा। वैसा तो कुछ भी नहीं था जैसा भैया कह रहे थे। भाभी ने हाथ का कौर मुंह में लेते हुए पूछा, कोई शुभ समाचार? हाँ, भैया बोले। क्या है बताओ, कंजूसी क्यों करते हो? भाभी करीब करीब चहक सी रही थी। कुछ नहीं, भैया कहने लगे। अभी शाम को बाजार में वो बापू दादा मिल गए थे। तो भाभी कुछ अचकचा सी गई। क्या बात है, कहते क्यों नहीं? बात क्या है, वे अपना यह मकान खरीदने को तैयार है। कीमत भी मुंह मांगी और मुझे लगा कि कोई बिजली से कड़क गई है। मनोहर भाभी के नथुने फूले हुए थे, माथे पर पसीना झलक आया था। दाल की कटोरी पर भाभी के पंजे की पकड़ सख्त हो चली थी। वे करीब करीब कांपने से लगी। कांप क्या रही थी, गुस्से से थरथरा रही थी। करीब करीब रोते हुए बोली, इसीलिए मुझे साथ खाना खाने बिठाया? क्यों मेरा अन्न जहर कर रहे हो? एक दिन तो चैन से 2 गज से खा लेने दो। क्या बिगाड़ा क्या है मैंने आपका? मैं कभी भैया को देख रहा था, कभी मनोहर भाभी को। सारा दिन मैं खुद भैया के साथ था। ना कोई बापू दादा मिले, न मकान बेचने का कोई प्रसंग ही चला। पर मुझे कोई बोलने दे तो मैं बोलूं ना। भाभी खाना वाना भूल चुकी थी। मेरी तरफ देखते बोली, आपने किसी चिड़िया को घोंसला बनाते हुए कभी देखा है? एक एक तिनका ना जाने कहां कहां से वह चुनती है। उसका मर्द नापा करता है आकाश को। मैंने इस घर को तिनका तिनका चुनकर बनाया है। आ तो जाए बापू दादा मेरा मकान खरीदने। अगर खून नहीं पी लिया ना तो मेरा नाम मनोहर नहीं, उसकी ईट से ईट मेरा पसीना अभी तक गीला है। ये बेचने वाले होते कौन है मेरे मकान को? बनाऊं मैं और बेचे ये? अरे खुद बनाओ और बेचो, क्यों मेरी जान लेने पर तुले हुआ? भैया खामोशी से खाना खाते रहे। मैं निवालों को जैसे तैसे गले के नीचे उतारने की कोशिश करता रहा। भाभी आधा खाना भी शायद ही खा पाई थी। थाली को प्रणाम करके उन्होंने उसे एक तरफ सरका दिया। वे सिसकती सिसकती उठी और बच्चों के कमरे में चली गई। मुझे लगता था कि वे मुझसे एक आध चपाती लेने को कहेंगी, साग सब्जी को पूछेंगी, पर वैसा कुछ नहीं हो पाया। भैया ने जरूर कहा कि सब कुछ सामने पड़ा है, भरपेट खा लेना, कोई परोसने वाला तो है नहीं। रात भर मैं सो नहीं सका। नींद आने का सवाल ही नहीं था। मुझे पता था कि रात वाला पूरा वाकया गलत ही नहीं, सरासर झूठा था। आधी रात मेरा मन हुआ कि मैं एक बार भैया को जगाकर पूछूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बिना किसी बात के इतना बतंगड़ क्यों बना दिया। पर फिर लगा कि यह समय विषय में अनुकूल नहीं है। चुपचाप सो जाओ, जो कुछ होगा सवेरे देखा जाएगा। जब बिल्कुल ही नींद नहीं आती लगी तो मैं भाभी की दी हुई दस्ती और कलम लेकर बैठ गया। सुबह फिर वैसा ही क्रम बना। मैं चाय पीने भैया के कमरे में गया। मनोहर भाभी पहले दिन की तरह ही चाय लेकर आई। रात में शायद वे भी नहीं सो पाई थी। नींद की खुमारी उनकी आंखों के पपोटों से भरपूर दिखाई दे रही थी। उन्होंने चाय की ट्रे मेरी ओर बढ़ाई। मैंने चाय का प्याला उठाने से पहले उनकी ट्रे में वह दस्ती रख दी। कई कागज लिखे हुए थे। भाभी ने केवल कहानी का शीर्षक देखा, मनोहर भाभी। एक उदास सी मुस्कुराहट के साथ बोली, सचमुच? पहले पढ़ लो, उसके बाद सवाल करना। यह भैया की आवाज थी। मित्रों, आपको कहानी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप उसे कमेंट भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।